Life could be a dream. Life could be a dream. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम पुष्पराज सिंह है और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स। और अगर आपको मेरी पहली वीडियोस आपने देखी हो तो मैंने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में पिछली वीडियो में आपके साथ चर्चा किया था। उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी बारीकियों से हमने देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक तो प्लीज आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिएगा। मेरा आज जो टॉपिक है वो है इनकम मेथड। देखो, मैं कुछ पुरानी बातें आपको याद दिलाना चाहूंगा, उसके बाद मैं इस इनकम मेथड के टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहूंगा। सर, क्या बातें आप याद दिलाना चाहते हो? देखो, बातें वो हैं, जब मैं लगभग दूसरी क्लास ले रहा था और मेरी दूसरी क्लास में मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाया था। हाँ सर, आपने समझाया था। आपने कहा था कि सर हाउस होल्ड होती है और एक फॉर्म होता है और इसमें कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं कि फॉर्म को करना होता है प्रोड्यूस आउटपुट। फॉर्म को प्रोड्यूस करना होता है क्या? आउटपुट। अब इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए वो इनपुट्स लेती है। इनपुट्स फॉर्म किससे लेती है? इनपुट हाउस होल्ड से। अब वो इनपुट्स क्या क्या है? बिना इनपुट्स के तो आउटपुट बनना नहीं है। नहीं सर, बिना इनपुट्स के तो आउटपुट बनेगा नहीं। अब वो इनपुट्स क्या क्या है तो मैंने आपको समझाया था कि इनपुट्स के तौर पर जो भी हाउस होल्ड है वो लैंड देता है फॉर्म को, लेबर देता है, कैपिटल देता है और एंटरप्रेन्योर देता है। ये बातें आपको समझ में आई थी? हाँ सर, ये तो बिल्कुल बात समझ में आई थी कि जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये हाउस होल्ड फॉर्म को देता है और इसके बदले में फॉर्म जो है इस हाउस होल्ड को पे करता है कुछ ना कुछ। ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसे मैं बोला था आपको मैं समझाते हुए कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे। अब इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को जब ये हाउस होल्ड फर्म को देती है तो क्या मिलता है? तो ध्यान से देखना, इन्हें जो लैंड होता है, लैंड के ऊपर क्या मिल जाता है? रेंट मिल जाता है। लेबर के ऊपर क्या मिल जाता है? सर, लेबर को वेजेस मिल जाता है। उसके बाद कैपिटल को क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट मिल जाता है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिल जाता है? प्रॉफिट मिल जाता है। मतलब ये कमाई है। अब ये जो इनकम है, फैक्टर इनकम है, हम इस फॉर्म से हाउस होल्ड की तरफ फ्लो करते हैं। यही बात होती थी ना? हाँ सर, आपको आपने जब वो बातें समझाई थी तो ये बात कहा था कि फॉर्म ने इन सारी चीजों को हाउस होल्ड को देना होता है और हाउस होल्ड को फॉर्म ने क्या देना होता है? हाउस होल्ड फॉर्म को देती है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और फॉर्म उसके बदले में क्या देती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और ये हाउस होल्ड के पास आ जाता है। अब ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट को ये फॉर्म लेके जाती है कहां पे? सर, मार्केट में। अब जब ये मार्केट में आता है तो ये जो पैसा कमाए रहते हैं हाउस होल्ड, इसी चीज को ये किसको पे कर देते हैं? फॉर्म को पे कर देते हैं। यहाँ पे जो फॉर्म होती है ये सेल कर देती है और हाउस होल्ड जो होता है वो क्या कर लेता है? परचेस कर लेता है। और कौन से पैसे से परचेस करता है? ये पैसा जो इन्हें फैक्टर इनकम के तौर पे मिला था। हाँ सर, ये तो बात याद आ गई। अब देखो, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको कुछ इसके जो आपको नेशनल इनकम पढ़ाया जा रहा है, नेशनल इनकम के चक्रव्यूह में जो फालतू की बातें की जा रही हैं, उन बातों से मैं आपको निकालना चाहता हूं। गोल गोल बात यार इसी जगह पे घूम रही है। अभी तक आपको जो एक मेथड समझाया गया वैल्यू एडेड मेथड, वो वैल्यू एडेड मेथड, ये आउटपुट मेथड मैंने आपको कहा था कि ये दूसरा नाम है। हाँ सर, आउटपुट मेथड आपने कहा था कि दूसरा नाम है। प्रोडक्शन मेथड भी आपने कहा था, बिल्कुल सही। अब जरा बातों को समझना। अब जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, उस आउटपुट प्रोड्यूस को एक इकोनॉमिक टेरिटरी के भीतर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी मार्केट प्राइस को आप क्या बोल देते थे? सर, जीडीपी-एमपी बोल देता था। अब वो जीडीपी-एमपी से आप नेशनल इनकम पे कैसे जाते थे? एनएनपीएफसी पे? सर, वो कुछ प्लस माइनस कर देना होता था, वो तो हमें बिल्कुल नॉर्मली आता था। मतलब एक तो तरीका ये है कि आप आउटपुट से जो भी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उससे नेशनल इनकम निकाल लो, या फिर जो भी इनकम है, ये जो इनकम हो रही है हाउस होल्ड को, इन इनकम्स को ही ले लो, तो जो है वैल्यू वो दोनों की बराबर ही तो आएगी। मतलब इससे भी तो हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। हमारे सोचने का नजरिया अलग हो गया बस। अब देखो हुआ क्या कि जितने का ये पेमेंट हुआ है उतने की ये आउटपुट प्रोड्यूस होगी, और जितने की आउटपुट प्रोड्यूस होगी उतने का ही मार्केट में बिकेगा, और जितने का मार्केट में बिकेगा उतने का ही ये परचेस करेंगे।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ वो तो उसके बदौलत हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, ये बात तो आपको समझ में आ ही चुकी है। उसके अलावा जो ये इनकम है, ये इनकम है, इस इनकम के इनकम का यूज करके हम कैसे नेशनल इनकम निकालेंगे, आज इस टॉपिक में हमें इसी के बारे में चर्चा करनी है। देखिए, रटाऊंगा बिल्कुल नहीं, आपको सारी बातों को कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा। रटना मना है, आप सबको पता है कि मेरी क्लास में रटना मना है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बातों को समझना है। आइए जरा धीरे धीरे इन सारी बातों को खोलते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। ये बातों को आगे बढ़ाते हुए हम फैक्टर पेमेंट्स की बात कर रहे थे, जिसमें लेबर को वेजेस दिया जाता है, लैंड को रेंट दिया जाता है, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है। अब जरा बातों को गौर से सुनिएगा। देखो, जो भी लेबर होते हैं, साधारण तौर पे जो उनसे काम कराया जाता है, तो वो जो श्रमिक होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो दो तरीके से काम करते हैं। एक तो काम करता है दिमाग से, और एक जो मजदूर होता है वो काम करता है अपने फिजिकल वर्क से, मतलब फिजिकली वो काम करता है। मतलब एक आदमी अगर कोई जाता है किसी फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो या तो अपना मेंटल कैपेसिटी यूज करके और उसके लिए काम कर सकता है, या फिर अपना कोई दूसरा वर्कर है तो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, जो फिजिकल वर्क है उससे जो है मेहनत करके और वहां पे काम कर सकता है। अब फर्क ये है कि सैलरी होता रेमुनरेशन ही है, मैंने कई बार आपके साथ कहा है। रेमुनरेशन मतलब होता है मेहनताना। अब जो भी मेहनत किया है उसके बदले में जो मिला उसे मेहनताना बोला जाता है। अब रेमुनरेशन, सैलरी भी रेमुनरेशन ही है, वेजेस भी रेमुनरेशन ही है, लेकिन फर्क यह है कि सैलरी जो रेमुनरेशन दिया जाता है वो उसको दिया जाता है जो दिमाग से काम करता है। मतलब जो मेंटल वर्क करके और पैसा कमा रहा है उस पैसे को हम सैलरी बोल देते हैं, और जो फिजिकल वर्क करके काम कमाया जाता है पैसा, उसे हम वेजेस बोल देते हैं। अगर कोई मैनेजर है, काम कर रहा है और उसे कुछ पैसा मिल रहा है तो हम उसे सैलरी बोल देते हैं, है पैसा ही। लेकिन अगर कोई मजदूर फावड़ा चला करके अगर पैसे कमा रहा है तो वो भी पैसा ही कमा रहा है, जैसा पैसा मैनेजर ने कमाया था, लेकिन फर्क ये होगा कि वो पैसा हम वेजेस के नाम से बस बोल देते हैं। अब जरा ध्यान से बातों को सुने। देखो, जो भी लेबर होता है उसे सैलरी या वेजेस मिलती है। अब वो जो सैलरी और वेजेस मिलती है वो या तो कैश में हो सकती है या तो काइंड में हो सकती है। सर, ये कैश में तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये काइंड क्या है इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। एक बात बताओ, देखो मैं आपको समझाता हूं। मैं कहीं काम कर रहा हूं तो क्या सिर्फ मुझे ऐसा जरूरी है कि पैसा ही मिले? नहीं सर, इसके अलावा क्या मिलेगा आपको ये भी समझा दो। देखो, मैं गया एक जगह काम करने, तो वहां पे हुआ क्या कि मेरे घर से वो जगह बहुत दूर थी जहां पे मैं काम कर रहा था। तो सर उसके बाद क्या हुआ, मैं वहां पे काम करने गया तो मैंने कहा भाई मुझे इसमें फलाना रुपए चाहिए और मुझे रहने के लिए जगह भी चाहिए। अब बताओ, उसने मान लो कि 50,000 रुपए मुझे महीने दिया, तो 50,000 रुपए महीने देने के बाद जो वो घर दे रहा है वो भी तो उसी के एवज में हमें मिल रहा है ना, काम करने के एवज में ही मिल रहा है ना। तो जो पैसा मिल रहा है उसे इन कैश बोल देते हैं, लेकिन जो आपको रहने के लिए घर मिला उसे हम इन काइंड बोल देते हैं। मतलब वो चीज कैश में ना मिल करके आपको काइंड में मिल गई। अच्छा, उसने कहा सर जहां पे रहना है आपको और जो ऑफिस है आपका वो थोड़ी सी दूरी पे है, तो हमने क्या किया कि आपके लिए गाड़ी रख दिया है, जब भी आप आए तो उस गाड़ी में बैठ करके आए, हमने कार की व्यवस्था आपके लिए कर दी है। तो ये जो हाउस हो गया, या फिर गार्डनर आपके लिए दे दिया कि भाई आपके लिए फूल पौधे उगाने का ये काम करेगा, या फिर कार हो गया, या फिर काम करने के लिए मुझे कंप्यूटर दे देता है। तो ये सारी चीजें ये वेजेस इन कैश नहीं कहलाती, इसे हम वेजेस इन काइंड के नाम से जानते हैं। तो सर इन कैश में क्या क्या मिलता है, तो देखो कोई भी काम करता है, आपके पिताजी भी कहीं काम करते होंगे तो उनको कैश में सैलरी के नाम पे कुछ मिलता होगा, या फिर अगर मजदूरी करते होंगे तो उन्हें वेजेस मिलता होगा, और या फिर अलावेंसेस मिलता होगा। सर ये अलावेंसेस क्या है, देखो किसी के घर में पुलिस वाले होंगे तो उनसे पूछना, उनको तमाम तरीके का भत्ता मिलता है। अलावेंसेस मतलब भत्ता होता है, तमाम तरीके का अलावेंसेस मिलता है, जैसे कि कुत्ता भत्ता,
जैसे कि टिफिन भत्ता, जैसे कि कपड़ा धुलाने का भत्ता, मतलब उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं कि अगर आपने कुत्ता पाल रखा है तो उस कुत्ते को खिलाने के लिए आप अपने सैलरी में से मत देना, हम उसके लिए सरकार आपको पैसा दे रही है, उसी पैसे से खिलाना। आप जो वर्दी पहन करके, इतनी मोटी वर्दी जो है आप पहन करके दिन भर ड्यूटी करते रहते हो, तो हम आपके लिए कुछ ऐसा पैसा देंगे अलाउंसेस के रूप में, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, उस कपड़े को धुलवा सकते हो धोबी से, या फिर किसी और तरीके का अलाउंसेस। मतलब कि या तो सैलरी मिलेगा जो बेसिक सैलरी है, या फिर वेजेस मिलेगा, कुछ अलाउंसेस मिल सकते हैं, कुछ बोनस। सर बोनस क्या है आपको तो पता ही है, जब भी कोई त्योहार आता है तो जो भी बिजनेस वगैरह होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को खुश होकर के जो है क्या कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है सैलरी के अलावा, जो उन्हें मिलना है सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर देते हैं सैलरी के रूप में ही, जिसे हम बोनस के नाम से जानते हैं। अब देखो ये तो बात बिल्कुल और बिल्कुल तय है कि किसी भी सफल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे उसके एम्प्लॉयज का हाथ होता है। अब अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है और उसके एम्प्लॉय अच्छे हैं, तो कंपनियां खुश करके क्या कर देती हैं, उससे कुछ अपने एम्प्लॉयज को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या कर देती हैं, दे देती हैं, जिसे कि बोनस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। ये भी एक पैसा आपके एम्प्लॉयर से आपको मिलता है। मतलब ओवरऑल एक जो मालिक है उस मालिक से आपको अगर एम्प्लॉय हो तो क्या क्या मिल सकता है, तो इन कैश मिल सकता है और इन काइंड मिल सकता है। अगर कैश मिलेगा तो कैश में क्या क्या मिल सकता है, तो पैसा ही है, बस नाम अलग अलग है। सैलरी बोल सकते हो, वेज बोल सकते हो, अलाउंसेस है, बोनस है और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, ये इसमें भी पैसा जाता है। अब सर ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से बातों को सुनना। देखो मेरी उम्र 20 साल थी, मैंने एक नौकरी ज्वाइन किया। अब नौकरी ज्वाइन करने के बाद हुआ क्या कि उसमें मेरे पास 20,000 रुपए सैलरी थी उस समय, 20,000 रुपए सैलरी उस समय मेरी थी। सर ठीक है। अब हुआ क्या कि मैं नौकरी करता गया, सैलरी के रूप में मुझे पैसे हमारी कंपनी देती चली गई, हमारा बिजनेस देता चला गया, हमारी जो फॉर्म थी, बिजनेस थी या जो भी था वो मुझे पैसा देता चला गया। लेकिन बच्चे ये जो शरीर है, इस शरीर की एक लाइफ होती है। एक लाइफ के बाद, एक टाइम स्पैन के बाद इस शरीर को खत्म हो जाना है, वो जवाब देना स्टार्ट कर देता है। हाँ सर ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मतलब कि आप बड़ा अगर बहुत जोर लगाओगे तो 50 साल तक काम कर सकते हो, 60 साल तक काम कर सकते हो, 70 साल तक काम कर सकते हो, उसके बाद आप काम नहीं कर सकते। हाँ सर ये भी बात बिल्कुल ठीक है। देखो हुआ क्या कि मैं जब जवान था, मेरे जब हाथ पैर चल रहे थे तो कंपनी मुझे पैसे दे रही थी उसके बदले में। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, मैं काम करने लायक नहीं रहा, तो मुझे कंपनी ने घर भगा दिया और कहा कि आप जाओ घर, अब बैठो, आप हमारे अब किसी काम के नहीं हो। हाँ सर ये तो बिल्कुल गलत बात है। जब आपका शरीर चल रहा था तो वो आपके साथ थे, जब आपका शरीर चलना बंद हो गया तो पैसा देना भी बंद कर दिया। बिल्कुल सही बात। इसी के लिए होता क्या है कि जो भी एम्प्लॉयर होते हैं वो एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि आपके लिए कुछ पैसे काट काट कर आपकी सैलरी से ही रखते चले जाते हैं। जैसे कि मान लो आपकी सैलरी कितने रुपए है, 50,000 रुपए है, तो इस 50,000 में से वो क्या करेंगे, 5,000 रुपया आपकी सैलरी से काट लेंगे। मतलब आपके हाथ में कितना देंगे, 45,000 रुपया। अब आपके हाथ में गया 45,000, इसमें से 5,000 माइनस हो गया, तो हर महीने आपकी सैलरी से 5,000 काटते 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 एक जगह इकट्ठा करते चले जाएंगे। मान लो एग्जांपल के लिए गुल्लक बना दिया और गुल्लक में वो एम्प्लॉयर रखता चला गया। अब वो क्या होगा सर, पैसा वो 5,000 रुपए जो कट रहा है वो क्या होगा, तो मेरी बात ध्यान से समझना। जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हो तो आपको पेंशन की तरह वही पैसा क्या किया जाता है, आपको हर महीने फिर दिया जाता है। जो पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है उसी पैसे को धीरे धीरे पेंशन के रूप में बाद में आपको क्या किया जाता है, दिया जाता है। मतलब वो एम्प्लॉयर आप ही के लिए आपका सैलरी काट रहा है। सर तो पागल बना रहा है। नहीं, पागल नहीं बना रहा है बच्चे, आप ऐसा मत सोचो। देखो होता क्या है कि वो आप ही के पैसे को काट करके भले 5,000 रुपया वो
गुल्लक में डाल रहा है, लेकिन उसमें एक चीज और होती है कि जो भी इंप्लॉयर है, मतलब जो मालिक है, वो मालिक जितना अमाउंट आपकी सैलरी से काटता है, जितना अमाउंट आपकी सैलरी से काटता है, उतना ही अमाउंट वो अपने से भी मिला करके क्या करता है, उस गुल्लक में डालता है। मतलब 50,000 में से 5,000 रुपए उसने काट दिया। अब जब ये 5,000 रुपया कट गया तो इसके बाद 5,000 रुपया और जो है ये क्या करेगा, जो मालिक है वो मालिक इस गुल्लक में डालेगा। मतलब टोटल हर महीना कितना जमा हो रहा है सर, 10,000 रुपया जमा हो रहा है। तो सर ये तो बिल्कुल अच्छा है, ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते होंगे, फिर पेंशन के रूप में दिए जाते होंगे। बिल्कुल सही बात। अब याद रखना, ये जो 5,000 रुपया इंप्लॉय के सैलरी से कटा है, इसको कहा जाता है इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। और जो 5,000 रुपया मालिक ने जो है आपके गुल्लक में डाला है, उसे बोला जाता है इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अब बिल्कुल बात क्लियर है। इंप्लॉय का मतलब जो काम कर रहा है, इंप्लॉयर का मतलब जिसके अंडर में रह करके हम काम कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंप्लॉयर। अब जो अमाउंट आपकी सैलरी से कटता है और गुल्लक में जाता है, पीपीएफ की गुल्लक में जाता है, उसे हम इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लेकिन जो पैसा मालिक का होता है और वो गुल्लक में जाता है, उसे हम इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जरा बातों को ध्यान से समझना, मैंने यहां पे दिया हुआ है कि जो भी अमाउंट इन कैश पे किया जाता है या फिर काइंड में पे किया जाता है, वॉट एवर द अमाउंट इज पेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई, ये आपका इस सैलरी एंड वेजेस में इंक्लूड किया जाएगा। वो हो सकता है सैलरी हो सकता है घर हो सकता है वेजेस हो सकता है गार्डनर हो सकता है अलावेंसेस हो सकता है कार हो सकता है बोनस हो सकता है कंप्यूटर हो सकता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। सर आपने सिर्फ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन क्यों लिखा है, आपने एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी क्यों नहीं लिखा है? अरे पागल हो क्या आप? देखो ये तो अपने ही पैसे का ना, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन तो अपने सैलरी में से ही कट रहा है ना, तो इसको अलग से नहीं देखा जाता। जो अमाउंट एम्प्लॉयर दे रहा है वो एक्स्ट्रा दे रहा है ना, इसलिए सिर्फ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात, वो तो आपको पाना ही था। हाँ सर ये बात तो ठीक है। इसका और राज मैं आपको आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा। अभी इस समय मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरा मेन मकसद था इसको समझाना। मतलब अगर लेबर है तो सैलरी और वेज कमाएगा तो इन तरीकों से जो है पैसा कमा सकता है, या तो कैश में या तो काइंड में। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा ठीक है, अगर कोई लैंड है, मैं इसको मिटा देता हूं, नीचे जो है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। देखो ये जो लैंड है इस पे क्या मिलता है, रेंट मिलता है। अब देखो एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है जिसे बोला जाता है रॉयल्टी। अब जरा बात को ध्यान से समझना, रेंट एंड रॉयल्टी। सर रेंट क्या है, रॉयल्टी क्या है? देखो आपको बहुत लोग बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, रेंट और रॉयल्टी होती सेम चीज है। रॉयल्टी भी होता रेंट ही है, बस रॉयल्टी कुछ अलग चीजों की, कुछ रॉयल चीजों की होती है। जैसे मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, एक छोटी सी बिल्डिंग है, उसमें जो है मैं रह करके अगर जो है कोचिंग पढ़ा रहा हूं तो उसका जो किराया बनेगा मैं उसे क्या बोलूंगा, रेंट बोलूंगा। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि भाई साहब मैं कोचिंग जो है कुतुब मीनार पे जाके पढ़ाऊं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरा मन है कि मैं कोचिंग अपना कुतुब मीनार, वो रॉयल चीज है बच्चे। अब उसका जब मैं रेंट दूंगा, कुतुब मीनार में मैं पढ़ाऊंगा, तो उसको मैं रेंट ना बोल करके क्या बोलूंगा, रॉयल्टी। रॉयल्टी होती रेंट ही है, बस वो रेंट रॉयल चीजों की होती है। इतनी बात दिमाग में रखनी है। किसी चीज का, किसी का नाम इस्तेमाल करते हो आप, और उस नाम इस्तेमाल करके अगर आप कोई पैसा कमा रहे हो, तो जिस सामने वाले का आप नाम इस्तेमाल कर रहे हो उसे कुछ न कुछ आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ पे कर रहे हो तो उसको आप क्या कहोगे, रॉयल्टी कहोगे। कोई किताब है, आप किताब संदीप गर्ग की, बीएल गुप्ता की, किसी की भी किताब उठा करके देख लो, उस पर कॉपीराइट होती है।
आप उसकी कॉपी करके प्रिंट आउट करवा के छपवा के मार्केट में नहीं बेच सकते। समझ में आ रही बात ना, कॉपीराइट होती है। हाँ, अगर उसको बेचना है तो उसकी आपको कॉपीराइट लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप प्रिंट करके बेच सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप बेचोगे तो उसके बदले में जो संदीप गर्ग हैं या फिर जो बीएल गुप्ता हैं उन्हें आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो उनकी नॉलेज को आप जो है इस्तेमाल कर रहे हो और उनके नाम को इस्तेमाल करके आप पैसा कमा रहे हो, तो उसके बदले में उन्हें किराया देना पड़ेगा। और वो किराया रेंट ना बोल करके छोटी सी शब्द रॉयल्टी बोल दी जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बिल्कुल पता है। जो भी कैपिटल लेता है भाई, जो भी लोन कर्जा ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हो उस पर ब्याज देना पड़ता है। तो ये कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। उसके बाद एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या लेता है? प्रॉफिट लेता है। इतनी बात मैंने आपको समझाई कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैंने इसी चीज को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया है, थोड़ा सा एलोबोरेट करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है और बातों को आपको समझाने की कोशिश की है। अब जरा बातों को ध्यान से और सुनिएगा। सर क्या बताने वाले हो? देखो, मैं आपको अब मेन चीज बताने वाला हूं, इनकम मेथड। सर ये क्या है? जरा देखो इनकम मेथड में सर वैल्यू एडेड में क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या आता है? वैल्यू एडेड। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। वैल्यू एडेड को क्या बोलते हैं? जीवीए एमपी। जीवीए एमपी क्या होता था? जीडीपी एमपी। अब जरा देखो इनकम मेथड में क्या होता है। इनकम मेथड में होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या है सर? समझाता हूं। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। सर ये क्या है सर? बता रहा हूं ना, ध्यान से देखो तो सही। तुरंत कहने लगते हो सर ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सी गंदी बात आपने सीख ली? नहीं, ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है सर, आप समझाओ। देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मैं इसको पूरा लिख दूं? हाँ सर पूरा लिख दो। देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये तीनों अगर जोड़ दो तो आता है एनडीपीएफसी। ये क्या जोड़ दोगे तो क्या आएगा? एनडीपीएफसी। सर उसमें तो जीडीपीएमपी आता था, इसमें एनडीपीएफसी आ रहा है। सब समझाता हूं, जरा पेशेंस रखो। देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मैंने आपको बताया ना कि जो काम कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय। अब देखो ये लेबर है, क्या है? एम्प्लॉय। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इंप्लॉय को जो भी कॉम्पनसेशन मिल रहा है, कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति। मतलब जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति करना कॉम्पनसेशन कहलाता है। अब क्या सर लेबर मतलब इंप्लॉय आकर के क्या क्षति करता है? अरे अपना समय देता है, अपना मेहनत देता है, अपना दिमाग देता है, ये उसकी क्षति है। और इसके बदले में पूर्ति क्या होती है? सर पूर्ति ये होती है इन कैश, सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस, बोनस, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, सारी चीजें, हाउस, गार्डनर, कार, कंप्यूटर, ये आपकी पूर्ति होती है। मतलब क्षति किया आपने या तो मेंटल वर्क या तो फिजिकल वर्क, उसके बदले में पूर्ति क्या हुआ? ये सारी चीजें। तो इसका मतलब सर कि ये जो चीज, ये एरिया जो आप दिखा रहे हो, इसे इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो ना कितना सिंपल है, समझ में आ रही है नहीं? मैंने आपको डायरेक्ट ये नहीं कहा कि भैया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जोड़ दो, उसके बाद जो है ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ दो, उसके बाद जो है मिक्स्ड इनकम जोड़ दो, ऑपरेटिंग सरप्लस में ये फलाना चीज आती है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में फलाना चीज आती है। रटना मना है, मैं बोल रहा हूं बार बार, आपको रटना मना है, कायदे से आपको बातों को समझनी है। हाँ सर ठीक है, मतलब कि अगर इकोनॉमिक्स में आप पढ़ रहे हो तो इन सारी चीजों को इतना ना बोल करके हमें क्या बोलना है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा ठीक है। अच्छा ऑपरेटिंग सरप्लस याद रखना, ये जो बाकी की सारी तीन चीजें बच गई, मतलब कि रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से जानी जाती हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद मिक्स्ड इनकम को आप जोड़ दोगे तो जो आएगा वो आएगा एनडीपीएफसी। सर ये मिक्स्ड इनकम क्या है? अभी नहीं बताऊंगा, अभी मेरा मकसद वो बताना नहीं है। आगे की वीडियोस में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। अभी जो मेन पॉइंट आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस समझा रहा हूं, इसको समझ लीजिए। ये मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा,
समझ में आ रही बात ना, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, साफ साफ लिखा होगा मिक्स्ड इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड। इसको थोड़ा सा और वेरिएटेड फॉर्म में अगर बोलना है तो इसे बोला जाता है मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। इसको ज्यादा समझने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं। मुझे दो चीज समझानी है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस, और इन तीन चीजों को जोड़ दोगे तो मिक्स्ड इनकम को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, एनडीपी-एफसी। अब सर एक बात बताओ, यहाँ पे नेट क्यों आया है? यहाँ पे तो पिछले वैल्यू एडेड मेथड में तो सर जी आता था, ग्रॉस आता था, यहाँ पे नेट क्यों आ गया? बच्चे जब प्रॉफिट निकाला जाता है ना, याद रखो ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़े हो ना, तो जब भी प्रॉफिट निकाला जाता है तो प्रॉफिट निकालते समय डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब डिप्रिसिएशन माइनस हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मतलब कि ये नेट क्यों आया है, क्योंकि डिप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। अच्छा ये एफसी पे क्यों आया है, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे किए जा चुके हैं। कोई भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है, तो उस केस में आप जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं वो पे कर देते हो, इसलिए यहाँ पे जो आया है वो क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो एन क्यों आया, डी क्यों है, बिल्कुल इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अपने इकोनॉमिक टेरिटरी की बात है, प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई चेंज होता नहीं है। फैक्टर कॉस्ट क्यों आया, ये भी बात आपको समझ में आ चुकी है। अच्छा अब कुछ बारीकियों को जरा ध्यान से देख लेते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ बातें समझाना जा रहा हूं जो कि थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, और क्वेश्चन लगाते समय उन्हीं सारी बातों पे आपको फोकस करना है। मैं जानते हो ना, मेरी बातों को आप जान रहे हो ना कि मेरा जो 20-25 मिनट 30 मिनट आधे घंटे 1 घंटे का जो लेक्चर होता है उसमें मैं सारे क्वेश्चन के भी ट्रिपिकल टर्म्स को मैं डिस्कस कर देता हूं, तो आप ये सारी चीजों को मिस ना करें, ध्यान से देखें। देखो आपको दिया होगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसमें आप जोड़ दोगे क्या, मिक्स्ड इनकम, तो जो आएगा वो क्या आएगा, एनडीपी-एफसी। अब एनडीपी-एफसी क्यों आएगा ये मुझे बताना नहीं है। अच्छा सर अगर एनडीपी-एफसी से हमें नेशनल इनकम पे जाना है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये सब निकल गया तो एनएनपी-एफसी निकालना बिल्कुल बच्चों का खेल है। एनएनपी-एफसी के लिए आपको नेट सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए बस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ देना है, पीपी सेम है, एफसी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेशनल इनकम पे पहुंच जाओगे। अच्छा क्वेश्चन में जो दिक्कत होगा वो क्या होगा मैं आपको समझा रहा हूं, जरा देखना है। अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन नहीं होगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर गिवन नहीं होगा तो क्या गिवन होगा, तो आपको दिया होगा इन कैश प्लस इन काइंड। अब इन कैश इन काइंड आपको क्या क्या चीजें गिवन हो सकती हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूं, सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस, बोनस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। याद रहे सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन दिया हो तो आपको उसे इंक्लूड नहीं करना है। हाँ सर बात समझ में आ गई, हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो इंप्लॉइज का तो खुद सैलरी में से ही कट के ना वो गुल्लक में जा रहा है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं, एक्स्ट्रा क्या है जो इंप्लॉयर आपको पे कर रहा है। सर बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो हाउस गार्डनर कार ये फलाना ढमाका की जो भी चीजें हैं, तो अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको गिवन नहीं है तो क्या क्या चीज खोजोगे, ये सारी चीजें। अच्छा अब देखो जरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तो मैंने आपको समझाया ही ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट, रॉयल्टी और क्या सर, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, इन सबको जो इंटरेस्ट के बाद एक चीज और थी क्या, प्रॉफिट। अब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के चला आएगा। अब एक बात मैं और आपको समझाना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो क्वेश्चन में कई बारी प्रॉफिट भी नहीं देता है, ये प्रॉफिट जो है ना आप देख पा रहे हो, ये प्रॉफिट नहीं देता है, ठीक। अब ये प्रॉफिट नहीं देगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट का इस्तेमाल क्या क्या होता है आप जरा मुझे बताओ, प्रॉफिट को क्या क्या किया जाता है, प्रॉफिट का इस्तेमाल क्या क्या हो सकता है। सर प्रॉफिट का इस्तेमाल क्या होगा, सर हम अपने घर ले जाएंगे, बिल्कुल सही, आप घर ले जाओगे। अब देखो आपने अपने साथ ही अपने एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, प्रॉफिट को आप घर ले जाओगे। अच्छा
बिजनेस में जब भी प्रॉफिट को घर ले जाया जाता है तो मालिकों के द्वारा ले जाया जाता है, और जो भी मालिक उसे ले जाते हैं उसे डिविडेंड के फॉर्म में ले जाते हैं। आपके अकाउंटेंसी वाले सर जो है ना, वो कायदे से आपको और समझाएंगे। अच्छा, मतलब जो डिविडेंड है, डिविडेंड, वो डिविडेंड के फॉर्म में हम जो है प्रॉफिट को अपने घर ले जा सकते हैं। हाँ, मालिक अपने घर पैसा ले जाएगा, जो पैसा मालिक को बिजनेस पे करती है उसे डिविडेंड बोला जाता है। अच्छा, नहीं ले जाएंगे तो क्या करेंगे, बिजनेस में ही छोड़ देंगे। और आप लोग तो बहुत तेज हो गए, आप तो सही बातें बोले चले जा रहे हो। नहीं, आप अपने घर लेके जाओगे तो पैसा बिजनेस में ही छोड़ दोगे, बचा दोगे। अच्छा, जो पैसा बिजनेस में प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ दिया जाता है ना बच्चे, एक बात दिमाग में रखना, उसे रिजर्व बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, रिजर्व बोला जाता है। अच्छा, अगर रिजर्व ना बोलो तो एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, उसको बोला जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बात समझ में आती है? हाँ सर, या तो घर ले जाएंगे या तो बिजनेस में छोड़ देंगे, और क्या करेंगे। अरे एक चीज तो मेन भूल ही गए, सरकार को टैक्स नहीं दोगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो भी पैसा कमाई ज्यों होती है, टैक्स त्यों देना पड़ता है भाई साहब, इतनी बात समझ में रखिए। 1961 में शायद आपका जो बना था इनकम टैक्स एक्ट, उसमें कहा गया था अगर आप भारत की हवा का इस्तेमाल करके भी अगर आप पैसा जनरेट करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कमाई है तो टैक्स है। तो टैक्स, जो भी टैक्स दिया जाता है कंपनियों के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, उसे हम टैक्स ना बोल करके क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। अब इन तीन चीजों को आप जोड़ दोगे तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। बस सिंपल बात। मैंने आपको एक फॉर्मेट दे दिया। अब याद रखिए, इनकम मेथड का जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जितना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे ज्यादा तो मैं कभी बोर्ड पे लिखूंगा ही नहीं। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? इससे ज्यादा मैं बोर्ड पे अपने लिखूंगा ही नहीं, इस बात को आप गांठ मार दीजिए। मतलब बस मैं बोर्ड पे इतनी बातें लिखूंगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, बैकअप कर लेते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम क्या होता है, एनडीपीएफसी। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलता है, अगर ना दिया हो तो आपको समझाया मैंने। इन कैश मिलता है कॉम्पनसेशन या फिर काइंड में मिलता है। कैश में क्या क्या मिलता है, इतनी फलाना ढेमाका चीजें। काइंड में क्या मिलता है, इतनी फलाना ढेमाका चीजें। उसके अलावा अगर आपको नहीं दिया होगा तो आप इन्हें जोड़ देंगे तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिल जाएगा, जिसे आप यहाँ पे लिख देंगे। हाँ सर ठीक है। उसके अलावा अगर ऑपरेटिंग सरप्लस है तो ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो ये लिख देंगे, नहीं दिया हुआ है तो ये चीजें देखेंगे। अब ये चीजों को आप देखोगे तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनको जोड़ दो तो क्या निकल के चला आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब मान लो कि ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते समय प्रॉफिट नहीं गिवन है तो प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे, डिविडेंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कॉर्पोरेट टैक्सेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पे लिख के जोड़ देंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस चला आएगा। अब एक बात और, जो मेन बात है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपको दे दिया कि इंप्लॉइज को इन कैश इतना मिला, इन काइंड इतना मिला, और उसी के नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इतना। तो अब जोड़ के निकालने मत लगना, डायरेक्ट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ही लिख देना। अब बाकी जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस पर कोई भरोसा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया तो दे दिया, उसी चीज को आपको लिखना है। बाकी की जो चीज दी गई है वो फालतू आपको बुद्धू बनाने के लिए दी गई है। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो आपको रेंट दे दिया, रॉयल्टी दे दिया, और उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे दिया, तो किस पे भरोसा करोगे, रेंट रॉयल्टी पे कि ऑपरेटिंग सरप्लस पे? सर बट ऑब्वियस है ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए था। अब इन सारी चीजों को जोड़ के हम ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं, तो अब इसको जोड़ने नहीं जाएंगे। जब डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस पे ही हम भरोसा करेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है सर। मतलब सर अगर मान लो कि रेंट दिया हुआ है, रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है, तो खोजने भी नहीं जाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? आपको सारी बातें मैं अगले वीडियो में जो भी बारीकियां हैं इसकी एक क्वेश्चन के साथ में आपको समझाऊंगा, और प्रैक्टिकल का पार्ट 2 कल बिल्कुल है कि आ जाएगा। ये थोड़ा सा वीडियो लेट हो चुका, इसके लिए सॉरी, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए ताकि अपना हौसला बना रहे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।